Hello everyone. Today our topic is shift through a glass slab. आप किस तरीके से शिफ्टिंग दिखाएंगे ग्लास स्लैब से। शिफ्टिंग का मतलब होता है आपको कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे दे रखा है, आप जब उसको देखते हैं एक सेपरेटिंग मीडिया से, जैसे हमने यहाँ पे उस सेपरेटिंग मीडिया को ग्लास लिया है, उस ग्लास स्लैब के उस पार से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी पोजीशन जो एक्चुअल थी वो वहाँ ना होके कहीं और पे आपको इमेजिनरी पोजीशन दिखेगी। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक डॉग है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है इस ऑब्जेक्ट की जगह पे, और आप उसको ग्लास के उस तरफ से देख रहे हैं, तो आपको वो यहाँ पे बैठा नहीं दिखेगा, आपको किसी और पोजीशन पे दिखेगा। सो इसी चीज़ को समझने के लिए आज जो हमने टॉपिक उठाया है उसको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक ग्लास स्लैब लेंगे जिसकी थिकनेस आप लोगों ने टी सपोज कर ली है कि वो टी थिकनेस तक का वाइड है। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऑब्जेक्ट ओ की। हमने ओ पॉइंट से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को दिखाया हुआ है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें रेज को यहाँ से दिखाना है रिफ्लेक्ट होते हुए, इसीलिए हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है जब आप मास को एक जगह पे कंसंट्रेटेड समझ लेते हो, ठीक है। यहाँ से हमारी रेज जब जाएंगी तो आपको पता होगा कि रेज जब भी जाती है, इंसिडेंट रे ओ से जो निकल रही है वो इंसिडेंट रे है। जब भी आपके पास सेपरेटिंग मीडिया आता है तो वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। सो दिस इज़ नॉर्मल एन। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एन ड्रॉ करा। उस नॉर्मल एन से ये वाला जो मीडियम है आपका फर्स्ट, इधर हमने एयर को सपोज किया है कि यहाँ पे हवा हमारा रिफ्लेक्टिव मीडिया है, यहाँ पे भी हवा एयर, और बीच वाला मीडिया जो है वो आपका ग्लास है। सो एयर, ग्लास एंड एयर। एयर तो बहुत ज़्यादा रेयर मीडियम होता है, ठीक है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम होता है। पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग कवर कर चुके हैं कि डेंसर और रेयर मीडियम क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस का क्या फ़र्क पड़ता है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो एयर जो है रेयर मीडियम है एंड ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। उसके बाद फिर अगेन हम रेयर मीडियम पे आ जाते हैं। तो आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों ने ड्रॉ किया। आपको पता है कि हमने रिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज में पढ़ा था कि जब भी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज़ द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। तो जब भी आपकी रे जा रही है वो इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ से आपकी जो रे थी जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी ना जाके ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो बेंड हो जाती है और बेंड होके यहाँ तक पहुँच जाती है इस पॉइंट पे। उसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ से अगर हम इस रे को एक्सटेंड करते पीछे की तरफ तो वो पोजीशन I1 आती है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ इस ग्लास स्लैब के अंदर बैठ के अगर देखते तो आपको लगता कि वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट इज़ I1 नॉट O। अब आप अंदर बैठ के तो देख नहीं सकते क्योंकि आप चूहा थोड़ी हैं जो इसके अंदर घुस जाएंगे स्लैब के। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप ग्लास स्लैब के साइड से देख रहे हैं। आई जहाँ पे आपको दिखाया गया है ये आई है। आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि इसकी पोजीशन तो I1 है, लेकिन अब ये दोबारा फिर से, क्योंकि यहाँ फिर से सेपरेटिंग मीडिया आ रहा है, यहाँ फिर से आपको ग्लास से एयर में जाना है, सो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना है। तो अगेन आप इस रे के ऊपर एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे रिप्रेजेंटेड बाई N, और इस नॉर्मल के ऊपर क्योंकि अब आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हो सो यू विल गेट द रेज आर बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपकी रेज जो है नॉर्मल से अवे जा रही है तो आपकी रे उस तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप इसी रे को अगर फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ये देखते हैं कि ये आ कहाँ से रही थी, सीधी जानी चाहिए थी, तो आपको पता चलेगा कि ये IF से आ रही थी। IF से हमने फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज को डिनोट किया है IF। तो आपको लगेगा कि ये जो रेज है IF से आ रही थी और आपका जो मीडियम है वो आप देख रहे हो ग्लास स्लैब के उस तरफ से। तो आपको क्या लग रहा है कि फाइनली ये रे जो है ये IF से आ रही है। सो एक्चुअल पे ऑब्जेक्ट आपका O पॉइंट पे रखा हुआ था और इमेज आपकी IF पे आ रही है। सो यहाँ पे कुछ तो शिफ्टिंग हुई ना कि ये ऑब्जेक्ट IF तक कैसे शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्टिंग इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, और यही शिफ्टिंग आप लोगों को कैलकुलेट करनी है कि ये O जो है IF पॉइंट तक कैसे शिफ्ट हो गया, कितना डिस्टेंस लेकर के ये शिफ्ट हो गया जब आप देख रहे हो ग्लास स्लैब के उस तरफ से। क्लियर। सो इसके लिए अब हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेंगी। उन अजम्पशंस को एक बार देख लीजिए। सबसे पहली अजम्पशन तो आपकी यही रहेगी कि ये जितनी भी रेज हम लोगों ने लगाई हैं, यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये सारी रेज जो है पैराएक्सियल रेज रहेंगी। पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं? पैराएक्सियल रेज वो रेज होती हैं जिनका अपर्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जैसे ये मैंने आपको शो करने के लिए थोड़ा थिक अपर्चर बनाया है, लेकिन जब आप पैराएक्सियल रेज सपोज करते हो तो ये अपर्चर नियरली इसी के ऊपर लाई करता है। इसीलिए हम इन रेज को पैराएक्सियल रेज बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल रेज होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब एक और मेन पॉइंट कि जब आप इस वाली स्लैब का जब शिफ्टिंग देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ आगे और पीछे आपका मीडियम जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे वाटर है तो दोनों तरफ आपका वाटर होना चाहिए। ग्लास स्लैब को आप पानी में डाल दीजिए, ऊपर और नीचे आपका वाटर रहेगा। या फिर एयर है तो आपका दोनों तरफ एयर सेम रहना चाहिए और बीच वाला मीडियम सेपरेट करेगा। तो आपके पास 2 मीडिया के अंदर ये एक्ट करेगी ये सिचुएशन, एयर एंड बीच में ग्लास। ठीक है, अगर आपका सेपरेटिंग मीडिया यहाँ पे एयर ना हो कि कुछ और होता है तो आपका फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1 होता है, तो हम उसको कंसिडर करके चले हुए हैं आगे फॉर्मूला डेरिवेशन में। तो अगर आप एयर नहीं लेते हो, कोई और लेते हो, तो जो भी आपका सराउंडिंग है आप उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा हुआ है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शिफ्टिंग के अंदर। आपका ऑब्जेक्ट चाहे 5 मीटर की दूरी पे है या 10 मीटर की दूरी पे है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो आपके फॉर्मूला में ही नहीं मैटर करेगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं मैटर करेगा कि आप कहाँ से शिफ्टिंग ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट कि जब भी आप शिफ्ट निकालेंगे, शिफ्ट अगर आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो शिफ्ट आपकी पॉजिटिव आएगी, और अगर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो वो शिफ्ट आपकी नेगेटिव शिफ्ट आएगी। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनको हमें अजम्पशन के बेसिस पे लर्न करना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट सरफेस पे। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से रेज जाती है, दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है, अगेन इट गोज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस जब ये ग्लास स्लैब यहाँ से एंटर करती है, एक तो यहाँ पे सेपरेटिंग मीडिया मिला इसको, यहाँ से ये डाइवर्ट हुई, उसके बाद दूसरा सेपरेटिंग मीडिया मिला इसको। तो हमारे पास 2 केसेस अराइज हुए कि पहले जब ये रेयरर टू डेंसर में एंटर हुई, अगेन जब ये रे डेंसर टू रेयरर में एंटर हुई। तो हम अपने दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में कराया था कि रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ आप लोग कैसे निकालते हो। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में आपको बताया था कि जैसे आप लोग ऊपर से किसी मछली को देख रहे हो पानी के अंदर, तो आपको दिखता है कि वो मछली थोड़ा ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ नहीं होती, उसकी पोजीशन कुछ और होती है। तो उस केस में आपको ये बताया गया था कि जैसे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे कि रियल डेप्थ क्या, एपेरेंट डेप्थ जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। सो एपेरेंट डेप्थ क्या होती है, जो आपको दिखाई देती है। जैसे आप लोग किसी पॉन्ड के आसपास में गए हो, वहाँ पे आपको फ़िश दिखाई देती है, वो फ़िश कहीं पे स्विम कर रही होती है, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं दिखती। आपको जो दिखती है वो होती है एपेरेंट डेप्थ, दैट इज़ नॉट एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, आपको दिखती है एपेरेंट डेप्थ कि आपको वो पोजीशन यहाँ दिख रही है, उतनी डेप्थ पे नहीं दिख रही, कुछ ऊपर दिख रही है, उसकी हाइट में डिफरेंस दिखता है आपको। और उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला अपना डिराइव किया था कि हम लोग एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, n2/n1 इक्वल्स टू d/d'। n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है जिस भी मीडियम से रेज आ रही है। ठीक है, n2 आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखाता है जहाँ से रेज आ रही है आपके पास। जैसे आप अगर पानी की बात कर रहे हो तो मछली तो पानी के अंदर है ना, तो आपकी रेज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो जहाँ से रेज आ रही है, फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग आउट। ठीक है, तो वो रेज जो है वो आपकी होती है, वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा n2 से और डिवाइडेड बाय n1। n1 आपका होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर रेज आर गोइंग आउट, जहाँ से रेज जा रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का हमें पता लग गया। अब व्हाट इज d एंड d'। d आपका रिप्रेजेंट करता है रियल डेप्थ को, जहाँ पे एक्चुअल डेप्थ है, जैसे वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है ग्राउंड से, तो वो आपकी होती है रियल डेप्थ। और एपेरेंट डेप्थ होती है जो आपकी आइज़ को दिखती है, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को वो फेस करने के बाद जो आपको दिखाई देती है, दैट इज एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम अपने दोनों सेपरेटिंग मीडिया पे कैसे लगाएंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मीडिया देखिए ये एयर है, सेकंड ग्लास है, तो फर्स्ट सेपरेटिंग मीडिया तो हमारा एयर टू ग्लास हुआ, दैट इज रेयर टू डेंसर मीडियम, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। सो देखो n2 मैंने आपको क्या बताया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग आउट। देखो यहाँ से रेज अगर आपकी आ रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही हैं, तो n2 आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, और जा कहाँ रही हैं, ग्लास के अंदर जा रही हैं, तो ग्लास आपका क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, तो अब n2 देखिए एयर से आ रही है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका होता है 1 फिक्स्ड। ठीक है, ग्लास देखिए सेकंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 रिप्रेजेंट करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो हमें नहीं पता। ग्लास की जगह वो कोई भी अदर सेपरेटिंग मीडिया हो सकता है, उसको हम म्यू से ही डिनोट करेंगे, वो हमें नहीं पता। ठीक है, या तो क्वेश्चन वाला आपको गिवन देगा या फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट देखिए इक्वल्स टू d/d'। d क्या होता है, d इज द रियल डेप्थ कि एक्चुअल पे पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। सो देखो यहाँ पे d पोजीशन जो है वो कहाँ है, d पोजीशन आपकी x को रिप्रेजेंट कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सभी डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेजर करेंगे, सरफेस से मेजर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस क्या है आपका, दिस पॉइंट।
यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस आपका इंटरेक्टिंग सरफेस है, इससे आप डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x, तो यहाँ से आप x पोजीशन डालेंगे तो आपने d जो आपका रियल डेप्थ था उसको आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद d डैश क्या है, जो भी आपका इमेजनरी आया, इमेजनरी कहाँ पे आया आपका I1 पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका d डैश रिप्रेजेंट करेगा दिस I1 फ्रॉम दिस सरफेस, दिस इज d डैश। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे d डैश को कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। d डैश को कैलकुलेट करिए, d डैश इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x इंटू म्यू। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब जब हम सेकेंड सरफेस पे जाएंगे तो सेकेंड सरफेस पे सेम फॉर्मूला हम अगेन अप्लाई करेंगे। सेकेंड सरफेस कौन सा है आपका, जब आपकी रे यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। डेंसर मीडियम जहाँ से रेज जा रही है अप टू रेयरर मीडियम जहाँ पे रेज आ रही है, तो जहाँ से जा रही थी वो हमने n2 से रिप्रेजेंट किया था, तो अब के बार n2 जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका मान के चलेंगे हम लोग, ग्लास का। तो म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, n1 से, जहाँ पे रेज आ रही है, आगे तो आपकी एयर बैठी है, तो एयर है तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, इक्वल टू d बाई डी डैश, कि d आप d की वैल्यू को रखेंगे, d की वैल्यू क्या है, रियल डेप्थ। अब आपको ये पता होगा कि जब हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट O नहीं है, कहाँ से रेज आती हुई दिख रही है आपको, I1 से, इसीलिए मैंने इसको डिनोट किया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नाम से, कि अब यहाँ पे जो रेज हैं ये जो ट्रेवल कर रही हैं, इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, और वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हमने सपोज किया है, इसलिए हमने उसको क्या माना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से रेज आपकी यहाँ तक एंटर करेंगी और फिर यहाँ से डेविएट होके बाहर जाएंगी। तो अब आपको ये लिखना है कि जो आपका रियल डिस्टेंस है वो क्या रहेगा। अब आपका सेपरेटिंग मीडिया तो ये वाला सरफेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की रेज जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, पहले वाले में सेपरेटिंग मीडिया ये था। तो मैंने आपको ये पॉइंट नोट कराया कि आप जितने भी डिस्टेंसेज लेंगे वो सेपरेटिंग मीडिया से लेंगे, तो ये वाला सेपरेशन मीडिया बनेगा ना आपका। यहाँ से जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक का, जहाँ तक भी आपका ऑब्जेक्ट आपने अज्यूम किया है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये थिकनेस t है ग्लास की, उसके बाद दिस d डैश, क्योंकि I1 का जो डिस्टेंस है इस सरफेस से वो d डैश है, हमने नोट किया था। सो दिस थिकनेस t प्लस d डैश की वैल्यू हमने अभी इक्वेशन 1 में कैलकुलेट की, x इंटू म्यू, तो t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय d डैश अगेन क्या है, जो फाइनल यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है IF की वैल्यू। क्लियर। शिफ्ट, अब हमें निकालना है शिफ्ट हम लोग कैसे बताएंगे। देखो शिफ्ट हमारा क्या हुआ है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल ओ पोजीशन पे था ना। अब हमारा IF जो डिनोट कर रहा है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज को डिनोट कर रहा है। हमें डिस्टेंस निकालना था यहाँ से, क्योंकि आई तो यहाँ से देख रही है। अब देखो ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस, ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस है। जब आप इस एक्चुअल डिस्टेंस में से दिस IFA, ये जो हमारा अभी इमेज का डिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रही है उसका डिस्टेंस आया है, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो आपके पास ये शिफ्ट बचेगा। सो देखो हम एक बार फॉर्मूला में आते हैं। शिफ्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, ओ से ए तक का डिस्टेंस आप लेंगे माइनस IFA, इस बिग वाले डिस्टेंस में से आप ये छोटे वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सो OA माइनस IFA। अब OA आप अज्यूम करके देखिए, OA कितना डिस्टेंस है, ये वाला T थिकनेस ऐड होगा और उसके बाद ये X ऐड होगा, तो OA आपका कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, X प्लस T, दिस इज X एंड दिस इज T। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप O से A तक पहुँच पाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखो IFA फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज टू द पॉइंट A, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस तो आपके पास T है। अब मैंने आपको बताया था, जो हमने दो इक्वेशन पहले वाली निकाली, जहाँ पे हमने D डैश को डिराइव किया था, ठीक है, कहाँ वाले, ये वाले फॉर्मूला से, N2 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू D बाई D डैश। D डैश जो है ये आपका इमेजनरी डिस्टेंस आ रहा था ना, D डैश क्या आ रहा था, एपरेंट डेप्थ जो आपको दिखाई देती है। तो यहाँ के लिए जो हमने सेकंड केस में D डैश निकाला, उस D डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, उस D डैश की वैल्यू आई थी D डैश की वैल्यू आपकी क्या आई थी, T प्लस म्यू एक्स बाय म्यू। तो यहाँ से आप शिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, OA की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए x प्लस टी माइनस IFA की वैल्यू जो आपका शिफ्ट आया था, जो आपका D डैश आया था, T प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, म्यू एक्स
प्लस म्यू टी माइनस टी, ये माइनस आपका अंदर जाएगा, माइनस म्यू एक्स, इसको भी नेगेटिव बना देगा। उसके बाद म्यू एक्स आपका दोनों यहाँ से कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास म्यू टी माइनस टी अपॉन म्यू। तो यहाँ से जब आप यहाँ से टी को कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, दिस इज शिफ्ट। तो आप कैसे बताएंगे कि आपका शिफ्ट जो है वो कितना आया? शिफ्ट कौन सा शिफ्ट? थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब आप बीच में ग्लास स्लैब रख के और शिफ्टिंग दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखा, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखा? IF पे दिखा, तो वो कितना शिफ्ट कर गया उसको आप S से रिप्रेजेंट करेंगे। और उस S की वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? T इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। यहाँ से आपको T पता होगा कि क्या है, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए। T आपके पास थिकनेस है, T इज़ थिकनेस, ये टी ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है। अगर यहाँ पे वो कुछ और मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसकी थिकनेस आप यूज़ करेंगे। और म्यू की वैल्यू आपको चाहिए कि म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सब इसी के बेसिस पे अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको आप एक बार करके देखिए। यहाँ पे सेम केस हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब पे आपके पास पॉइंट O पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपके पास दोनों तरफ एयर, सेपरेटिंग मीडिया के दोनों तरफ आपके पास एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे दे रखा है। यहाँ भी आपका एयर है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, यहाँ भी एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा। बीच वाला जो स्लैब दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, थिकनेस 15 सेंटीमीटर, ग्लास स्लैब जो यूज़ कर रखा है उसकी थिकनेस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको शिफ्ट निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो इसी गिवन इन्फॉर्मेशन को अगर आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया शिफ्ट के लिए, S इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। सो टी थिकनेस देखिए कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पुट करिए। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइनस 1, ये 1 जो है ये एयर की वजह से आया है। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5, यहाँ से आप S को कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू माइनस करिए 1.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5, यहाँ से आप इसको डिवाइड करिए और आपके पास 5 सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा। ये जो आपका 5 आया है इसके सामने आपको दिख रहा है ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था एजम्पशंस में कि जब पॉजिटिव वैल्यू आती है इसका मतलब क्या होता है? शिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ है? शिफ्ट हुआ है आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। देखो यहाँ से अगर आप यहाँ पे फिर से उन्हीं रेज को ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे जो आपका शिफ्ट हुआ है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है। तो ये चीज़ आपको दिखाएगा पॉजिटिव साइन। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका आ जाता, पॉजिटिव की जगह -5 सेंटीमीटर आ जाता, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं कि जो शिफ्ट हुआ है इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। थैंक यू।